तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहले जो कल का बचा हुआ जो कुछ फैक्ट्स वगैरह मुझे आपको बताने थे, पहले वो देख लेते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा पुलिस सिस्टम। ठीक है, तो जो फैक्ट्स हैं उसमें क्या क्या चीजें देखना है। तो पहला तो जनरल फैक्ट्स हैं अबाउट पंचायती राज सिस्टम, और फिर पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था पीएससी का, जिसमें एई में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब थोड़ा सा ट्रेंड हो रहा है जिसमें आर्टिकल पूछ रहे हैं। वो तो दो आर्टिकल पूछे हुए थे, उसमें से एक जो था वो पंचायती राज सिस्टम पे था। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इसको। पंचायती राज सिस्टम वाला जो, जी गुड मॉर्निंग जी मनीराम जी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या फैक्ट्स हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। इन फैक्ट्स में आपके पास क्या है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एक, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश ने जो है, हमारे यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको पंचायत महिला सशक्तिकरण के लिए ना पंचायती राज सिस्टम में 50% का रिजर्वेशन दिया हुआ है। कितना दिया है? 50% का रिजर्वेशन। और इनको देखते हुए अदर स्टेट भी अब फॉलो करने लगे हैं ये बात। लेकिन सबसे पहले अगर पंचायती राज सिस्टम में बात करें कि मध्य प्रदेश में ही 50% रिजर्वेशन फॉर फीमेल दिया गया था। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर फीमेल इन पंचायती राज सिस्टम इज 50%। दो तरीके से क्वेश्चन आता है ना, कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है, और नीचे आपके दो तीन ऑप्शन होंगे। अदरवाइज आपको ये बोल देगा कि मध्य प्रदेश ने पंचायती राज सिस्टम में फीमेल्स को कितना रिजर्वेशन दिया है, तो नीचे 33%, 20%, 10% या 50% ऐसा लिखेगा, तो इसका आंसर जो होगा 50% होगा। क्लियर? देन उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है आपके पास पंचायती राज एक्ट, है ना। ये एक्ट की बात हो रही है, पंचायती राज एक्ट अधिनियम। आपने जो अभी पंचायती राज सिस्टम लागू किया है, ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ। ठीक है, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे देश में 1959 में राजस्थान ने नागौर डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया था, पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। राजस्थान ने 1959 में किया। देन उसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश के बारे में भी बताया था आपको, और अदर स्टेट्स भी थे जो ये प्रोसेस कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश जो है ये 1962 में अपने यहाँ पे पंचायती राज एक्ट लेकर आता है, पंचायती राज एक्ट। ठीक है, ये अधिनियम जब लेकर आया तो इसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया, पंचायती राज अधिनियम अपने यहाँ पे क्या किया गया, मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया। लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया, नया एक अधिनियम बनाया गया जो 1981 में आता है। ठीक है, तो जिस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी भी। या तो वो 1962 को देगा कि पहला अधिनियम जो मध्य प्रदेश में फर्स्ट पंचायती राज एक्ट जो आप स्टेट ने जो बनाया था, वो या तो 1962 देगा या 1981 देगा। दोनों में से आपको एक याद रखना है। क्लियर? चलिए देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट आपके पास है म्युनिसिपैलिटी एक्ट। ये पंचायती राज का था, मतलब ये जो लोकल रूरल गवर्नमेंट होती है, रूरल गवर्नेंस जो किया जाता है, उसके लिए 1962 1981 याद रखेंगे। और म्युनिसिपैलिटी एक्ट, जिसको आप म्युनिसिपैलिटी को बोलते हैं नगर निगम, सॉरी नगर पालिका, नगर पालिका अधिनियम जो है ये 1961 में आता है, मतलब उससे एक साल पहले। और ये इम्प्लीमेंट 1962 में होता है। ये 1961-62 याद रखना है। 61 में एक्ट आता है, एक्ट का ईयर जो है 1961 है, और इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका वो 1962 में है। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट है इसको ज्यादा पूछा जाता है। ऊपर वाला क्वेश्चन जो आपने पढ़ा ये कम पूछा जाता है। ठीक है ना? ठीक, तो ये 1962। और जनरली एक्ट जब इंप्लीमेंट होता है ना, वो ईयर ज्यादा पूछता है वो। तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि उसने एक्ट आया वो पूछा है, या उसने एक्ट को जब हमने इंप्लीमेंट या इनेक्ट किया था वो ईयर पूछा हुआ है। तो 61 62 दोनों याद रख सकते हैं। देन आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्कीम है जिसको ग्राम स्वराज स्कीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राम स्वराज स्कीम। ये ग्राम स्वराज स्कीम की आप डेट याद रख लीजिए डायरेक्टली। आप इसकी पहले तो डेट याद रखिए। डेट क्या है इसकी? तो ये है 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 की ये डेट है। इस दिन ग्राम स्वराज स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये ग्राम स्वराज स्कीम लॉन्च की गई थी, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसमें खास बात है? तो खास बात ये है कि जो हमारी पंचायत या पंचायती राज सिस्टम हमने इंप्लीमेंट किया, अगर उसमें कोई कमी पेशी है या उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने ग्राम स्वराज स्कीम लेकर आए हैं। क्लियर है ये बात? तो ये तीनों फैक्ट क्लियर है। सबसे पहला तो फीमेल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फीमेल का रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में जो आपकी पंचायती राज सिस्टम है उसमें 50% दिया हुआ है। 50% सीट रिजर्व होती है। क्लियर? पंचायती राज एक्ट जो है, पंचायती राज एक्ट 1962 में आता है। देन इसको हम लोगों ने क्या कर दिया था, इसको बाद में रिजेक्ट करके 1981 में फिर लेकर आए। अगर आपसे म्युनिसिपैलिटी एक्ट पूछता है तो ये आया था कब, कब बना था, तो 1961 में बनता है, और एक्ट इनेक्ट हुआ था ये 1962 में। देन अपने पास लिखा हुआ ग्राम स्वराज स्कीम। ग्राम स्वराज स्कीम की आप डेट याद रखिएगा, ये आपकी 26 जनवरी 2001 की है।
क्या करती थी, तो पंचायत के जो लिमिटेशंस थे उनको दूर करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए हमने ग्राम स्वराज स्कीम लॉन्च की थी। क्लियर? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कुछ एज वगैरह से रिलेटेड है। जैसे हम लोगों ने जब हमने गवर्नर पढ़ा तो हमने बोला मिनिमम एज जो होनी चाहिए शुड बी 35 ईयर। जब हमने मुख्यमंत्री और जो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा था, एक्चुअल में ना एक बात याद रखना, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडिया में हमारे पास इंडिया में आपके जैसे अपने यहाँ चुनाव होते हैं, क्लियर, अपने यहाँ जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में आप मध्य प्रदेश के अगर चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में एमपी में विधानसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होंगे, जिसको शॉर्ट में असेंबली इलेक्शन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, असेंबली इलेक्शन। इस इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आप लोग वोट करते हैं, वो एमएलए बनते हैं बाद में, ठीक है। तो ये एमएलए की जो एज होती है वो होती है मिनिमम 25 ईयर। एमएलए की एज कितनी होती है, मिनिमम 25 ईयर्स होती है। अब एमएलए जो बनता है, एमएलए जो बनता है व्यक्ति, उसी में से क्या बनाए जाते हैं, उसी में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाएंगे, आप सीएम बनाएंगे। और उसी सीएम द्वारा जो आपके एमएलए हैं उनमें से आपके क्या बना दिए जाते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री वगैरह बना दिए जाते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ ले वो, अगर वो आपसे ये बोलता है बताइए एमएलए के बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होना चाहिए, तो एमएलए के लिए मिनिमम एज जो है वो भी 25 ईयर है। चीफ मिनिस्टर बनने की मिनिमम एज कितनी है, वो भी 25 ईयर है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनाए जाते हैं उसकी भी मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर है। क्लियर? ये सारी बातें आपको एक साथ एक 25 ईयर की ही याद रखना है। और आपका जो गवर्नर होता है, गवर्नर जो होता है वो गवर्नर की जो एज होती है मिनिमम, वो कितनी होती है, 35 ईयर्स होती है। क्लियर? तो देखिए वैसी ही कुछ चीज हमारे पास, हमारे यहाँ पर क्या किया है, हमने प्रोविजन किया है पंचायती राज सिस्टम का। एक गवर्नमेंट जो किस लेवल पे काम करेगी, रूरल लेवल पर या बिल्कुल विलेज लेवल पे काम करे, और एक गवर्नमेंट जो है हमारी कहाँ पे काम कर रही है, आपके सिटी या अर्बन एरिया में काम कर रही है। तो इनके लिए मिनिमम एज क्या होती है, तो देखिए आपके पास जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बोलता है, वो बोलता है अबाउट रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस, है ना। ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करता है। और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में हमने 3 टायर सिस्टम यूज किया है। इस 3 टायर में जो चीफ होते हैं, तीनों टायर में जो चीफ होते हैं, उन तीनों की जो मिनिमम एज होती है, वो तीनों की मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर्स। कितनी होना चाहिए, 21 ईयर। याद रखिएगा तीनों की मिनिमम एज कितनी होती है, 21 ईयर्स होती है। क्लियर? मतलब तीनों की से मतलब क्या है, यहाँ पर आपका ग्राम सभा का जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है उनकी, जो आपके जनपद के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी, और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उन तीनों की जो एज होती है मिनिमम, वो 21 ईयर होती है। ठीक है, द मिनिमम एज फॉर सरपंच इन ग्राम सभा, प्रेसिडेंट इन जनपद पंचायत एंड प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायती जो होंगे, तीनों की जो एज होगी वो 21 ईयर होगी। क्लियर यहाँ तक बात? चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपके पास क्या है लिखा हुआ, अब ये आपका 73rd का हो गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपने क्या किया है, आपने अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात की। तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं तो इनमें जो मिनिमम एज होती है, आपके पास एक नगर पंचायत होती है जिसका प्रेसिडेंट होता है, एक म्युनिसिपैलिटी का प्रेसिडेंट होता है। तो इन दोनों की जो एज होती है मिनिमम, वो 21 ईयर होती है। इन दोनों की मिनिमम एज 21 ईयर है। और जो आपके मेयर होते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं, इनकी जो ईयर होती है, एज जो होती है, वो 25 ईयर्स होती है। कितनी होती है, 25 ईयर्स। अच्छा, क्लियर यहां तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कोरम। अब एक कोरम क्या होता है, ये कोरम का मीनिंग होता है कि आपकी जो मीटिंग्स वगैरह जब भी होती है, जैसे मैंने आपको शायद सेशन में बताया होगा पहले, और अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए। जैसे अपने यहाँ लोकसभा, सॉरी विधानसभा है, अपने यहाँ क्या है, हमारी जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली की जो मीटिंग होगी, असेंबली की जो मीटिंग होती है, उस असेंबली की मीटिंग में अब आपके पास टोटल असेंबली में मेंबर्स जो है वो 230 मेंबर्स है। कितने हैं, 230 मेंबर्स। हर बार जरूरी नहीं है कि ये 230 की 230 वहां पे प्रेजेंट हो, है ना। कोई अपना पर्सनल रीजन बताकर, कोई लीव पर है, कोई बीमार है, कोई सीट अभी खाली है, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि असेंबली में जब मीटिंग या सेशन चल रहे हो, ये 230 की 230 प्रेजेंट ना हो। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर एक भी एब्सेंट होगा तो मीटिंग नहीं होगी। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि एब्सेंटिज्म होने पर हम मीटिंग नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ना ये 230 में से बहुत कम लोग प्रेजेंट होते थे कई बार मीटिंग करने के लिए, या अचानक आपको मीटिंग बुलाना, तो सब एक साथ आ नहीं सकते थे। तो हमने क्या फाइनल डिसाइड किया था कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे आपकी लोकसभा हो,
इन दोनों में जो आपका कोरम जो होता है, कोरम क्या होता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू रन अ हाउस और कंडक्ट अ मीटिंग, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कंडक्ट अ मीटिंग या रन अ हाउस, ये होता है आपका कोरम, कितने कम से कम लोग होना चाहिए। तो जो अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कोरम की जो बात थी, ये 1/10 की थी। किसकी बात थी? कोरम जो था यहाँ पर 1/10 का था, ठीक है। 1/10 मतलब होता है 10% लोग, ठीक है। तो अगर किसी दिन मीटिंग में 23 मेंबर्स प्रेजेंट हुए, कितने मेंबर प्रेजेंट हुए? 23 मेंबर्स प्रेजेंट अगर हुए, तब भी ये मीटिंग को करवा दिया जाएगा या मीटिंग हो जाएगी। क्लियर? केवल 23 मेंबर अगर होते हैं तब भी ये मीटिंग हो जाती है। अब बात आती है कि ये तो ठीक है आपका यहाँ का है, लेकिन आपकी एक होती है ग्राम सभा। क्या होती है? ग्राम सभा। अभी ग्राम सभा समझिए क्या होता है। ग्राम सभा वो होती है, आपको ये बात पता होगी कि अगर कोई गांव के आसपास रहता होगा तो बोलते हैं ग्राम सभा की मीटिंग है, आज ग्राम सभा की मीटिंग है, इस तरीके से कुछ बात की जाती है। तो ग्राम सभा होती है जो आपके जो गांव लेवल पर जो लोग होते हैं, जो वोट कर सकते हैं, जो लोग वोट कर सकते हैं उनका ग्रुप कहलाता है ग्राम सभा, ठीक है। अब जो लोग वोट कर सकते हैं उन लोगों की अपन ने ग्रुप को क्या बोल दिया? ग्राम सभा बोल दिया। और ये जो मीटिंग होती है उसमें कम से कम आपके 20% लोग जो है वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो मीटिंग होगी, या उस मीटिंग की अपन क्या बोल सकते हैं कि वो वैलिड मानी जाएगी, ये समझ लीजिए। 20% लोग, कोरम जो होता है वो कितने के लिए होता है? 20% का। हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना होता है? 1/10 मतलब 10%। 1/10 का मतलब क्या होगा? यहाँ पर 10% हो जाएगा, है ना। इसको आप बोल सकते हैं ये 10% हो गया, लेकिन ग्राम सभा में यही कितना रखा गया है? 20% रखा गया है। क्या ये बात ठीक है यहाँ तक? है ना। ग्राम सभा का कोरम 20% का होता है। नेक्स्ट लिखा है 1 मीटिंग इन अ मंथ ऑफ ग्राम सभा इज कंपलसरी। कुछ समय पहले क्या हुआ करता था? कुछ समय पहले काफी टाइम पहले की बताऊं तो एक साल में केवल 3 मीटिंग होती थी। एक साल में केवल 3 मीटिंग होती थी ग्राम सभा की। एक होती थी आपकी 3 होने लगी थी पहले। एक होती थी 26 जनवरी पे, एक होती थी आपकी 15 अगस्त पे, और एक होती है आपकी 2 अक्टूबर पे, गांधी जयंती के दिन। फिर उसको 4 कर दिया गया। जैसे आपकी होने लगी एक आपकी 26 जनवरी पे, एक 14 अप्रैल, जब आपका भीमराव अंबेडकर साहब का जब जन्म तिथि हो, और 14 अप्रैल के बाद आपका 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। फिर उसको प्रोविजन में ऐसा किया कि ये जो अलग अलग डेट है इनको छोड़िए, आप एक साल में 4 मीटिंग करेंगे, कम से कम 4 मीटिंग करेंगे, जो हर 3 महीने में एक होने वाली है। तो 3 महीने में एक मीटिंग होना बहुत कंपलसरी था। ये कुछ समय पहले का प्रोविजन था, लेकिन आज की डेट में सरकार ने फिर इसको आगे चेंज करके क्या कर दिया है कि आपकी 1 महीने में एक मीटिंग जरूरी है, मतलब एक साल की 12 मीटिंग जरूरी होती है। क्लियर? तो ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती है, याद रखना ये डेटा अभी अभी चेंज हुआ है, बहुत पुराना नहीं है ना, कि आपकी ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो कितनी होना चाहिए? तो एक साल में 12 मीटिंग होना चाहिए, या इसको आप दूसरे तरीके से बोलें, इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक महीने में कितनी या मीटिंग कितनी होती है? तो एक महीने में एक बार करवाना जरूरी है। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है मान लीजिए बाई चांस कोई रीजन की वजह से आपने पंचायत सस्पेंड कर दी है। पंचायत सस्पेंड करने का मतलब है कि जो आपने इलेक्शन किया है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, या वो पंचायत उस समय को आपने अबोलिश करना थी, तो आपने अगर पंचायत को सस्पेंड कर दिया है, तो जो नई पंचायत बनाई जाएगी, एक तो पहली बात जो री इलेक्शन होता है, री इलेक्शन जो होता है वो विद इन 6 मंथ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? विद इन 6 मंथ। क्लियर? आधी आधी चीजें क्यों आ रही है? विद इन 6 मंथ, ठीक। पहली चीज ये 6 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? वो पंचायत के फिर से चुनाव करवाना पड़ेंगे। क्लियर है? एक चीज तो ये हो गई आपकी कि 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाना पड़ेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कि अगर मान लीजिए आपकी जो अभी की पंचायत थी वो एक साल चली थी, ठीक है। अगर आपकी उस पंचायत का टेन्योर आपको सबको पता है 5 ईयर का टेन्योर होता है ना। पंचायत का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर का टेन्योर है। अब 5 ईयर तक एक पंचायत चलती है, लेकिन अभी एक पंचायत का आपने गठन किया, वो पंचायत चली है कितना? केवल 1 ईयर तक, और फिर 1 ईयर बाद ये क्या हो गई? इसको आपने सस्पेंड कर दिया। अगर आप इसको सस्पेंड कर देंगे तो जो नई वाली आपकी पंचायत आएगी वो केवल और केवल 4 ईयर के लिए आने वाली है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। सरकार के साथ ऐसा नहीं होता है। सरकार जो होती है, सरकार में क्या होता है कि आपका जो अभी जो चुनाव चल रहा है, अगर यहाँ से सरकार गिर जाती है, पूरी गिर जाती है, और री इलेक्शन अगर करवाने होते हैं, तो री इलेक्शन के समय जो नई सरकार बनती है वो 5 ईयर का टेन्योर लेके आती है, मतलब उनका टेन्योर 5 ईयर का रहेगा अगर री इलेक्शन हो रहे हैं तो, है ना। अदरवाइज आपके मध्य प्रदेश में अभी हुआ है कुछ समय पहले, सरकार आपने चेंज करवा दी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ था वो भी समझ लीजिए थोड़ा सा। जो आपकी अभी एक सरकार बनी 2018 में, कब बनी? 2018 में जो गवर्नमेंट बनती है वो आपकी गवर्नमेंट कौन सी थी? तो वो कांग्रेस सरकार मेजोरिटी में थी, कांग्रेस गवर्नमेंट बन गई, ठीक है।
अब कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, इनमें आपके सीएम जो थे वो सीएम आपके कमलनाथ जी थे, ठीक है, कमलनाथ जी इनके कौन थे, सीएम थे। अब क्या हुआ कि इनके पास मेजोरिटी थी, इनके पास कमलनाथ जी के पास मेजोरिटी थी, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे मैंने आपको बोला था कि गवर्नर जो होता है जब आपके चुनाव होते हैं, इलेक्शन के बाद जाकर हाउस में पूछता है कि क्या कमलनाथ जी को सीएम बना दिया जाए। तो वहां पर जो लोग हैं अगर वो इनके फेवर में होते हैं, कितने लोग होना चाहिए फेवर में, तो वो होना चाहिए 116 मेंबर्स। क्यों, टोटल सीट्स कितनी है 230, और 230 का आप क्या निकालते हैं, मेजोरिटी। अगर आपकी यहाँ पर मेजोरिटी निकाली जाएगी, जिसको सिंपल मेजोरिटी भी बोलते हैं, लेकिन आप केवल मेजोरिटी याद रख लीजिए, तो वो होगी आपकी 50% प्लस वन की। अब 50% प्लस वन किसका, टोटल मेंबर्स का, ठीक है। तो 50% प्लस वन निकालेंगे तो इसका 50% 115 प्लस वन, मतलब आपके पास 116 सीट्स अगर आप जीत चुके हैं, आपकी पार्टी अगर 116 सीट जीती है, तो हम बोल देंगे कि हमारी सरकार बनने वाली है। अब पिछली बार ये किसके साथ हुआ था, कांग्रेस गवर्नमेंट जीत गई थी, मेजोरिटी किसके पास आ गई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के पास, तो इन्होंने कमलनाथ जी को क्या बना दिया, सीएम बना दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मेंबर्स आपके एमएलए थे, उन एमएलए में जो कांग्रेस के एमएलए थे, है ना, कांग्रेस के जो एमएलए थे, इनने क्या किया, इन्होंने दल बदल का काम किया। दल बदल मतलब अपनी पार्टी इन्होंने स्विच करने की सोची और बल्क में गए। अगर एक आध दो व्यक्ति जाते तो उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती थी, अगर एक दो व्यक्ति दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म की जाती है ना, दल बदल कानून आ चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मेजोरिटी में, ग्रुप में 20 के आसपास मेंबर्स क्या हो गए आपके, चले गए किसमें, बीजेपी में। अब ये जो कांग्रेस के एमएलए थे वो किसमें स्विच हो गए, बीजेपी में स्विच हो गए। बोले हमारी पार्टी की विचारधारा हमको अच्छी नहीं लग रही है, एक्सवाइजेड जो भी बहाने बनाने थे उस बहाने को बनाकर ये कहाँ पहुंच गए, तो ये पहुंच गया आपके बीजेपी में। अब जो बीजेपी अभी क्या थी, मेजोरिटी में कांग्रेस थी, इससे मेंबर निकलकर जब बीजेपी में गए तो मेजोरिटी में कौन आ गई, अब बीजेपी आ गई। तो जैसे ही मेजोरिटी में बीजेपी आई, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और वो कैंडिडेट कौन बने, आपके सीएम, आपके अभी जो करंट सीएम है शिवराज सिंह जी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या हमने फिर से इलेक्शन किया था, नहीं, हमने फिर से इलेक्शन नहीं किया था, हमने केवल और केवल वो मेंबर्स चेंज होने की वजह से पार्टी चेंज हुई थी। तो पार्टी चेंज होने की वजह से मेजोरिटी चेंज हो गई, मेजोरिटी चेंज होने से अब आपकी सीएम, आपके जो गवर्नमेंट किसकी बन गई, बीजेपी की बन गई, ठीक है। तो वो वाला जो लोकसभा आपने चुनी थी 18th, आपकी 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, सॉरी लोकसभा बोल रहा हूँ यार, लेजिस्लेटिव असेंबली, 18th लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, इसके जो है ये ऐसी ही रन करती रही, और अब 2023 में आपके फिर से क्या होने वाले हैं, 2023 में 19th लोकसभा इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये चीज होने वाली है यहाँ पर। अब आगे बात समझ में, तो सरकार इसलिए नहीं गिरी, या हमको री इलेक्शन इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि मेंबर्स वही थे, मेंबर्स स्विच हुए। अगर किसी कारणवश सरकार गिर जाती है, सरकार अगर गिर गई मतलब पूरा डिसॉल्व हो गई, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, री इलेक्शन करते हैं, ठीक है। अगर सरकार गिर जाती है तो हम क्या करते हैं, री इलेक्शन करते हैं। और री इलेक्शन जब होते हैं, अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली के री इलेक्शन की बात कर रहे हैं वन, है ना, इनके जब री इलेक्शन होते हैं, तो ये री इलेक्शन जो न्यू गवर्नमेंट आती है या न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, वो कितने के लिए आती है, तो आती है फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। वो 5 ईयर के लिए आएगी, अगर री इलेक्शन करवाने पड़े तो 5 ईयर के लिए आएगी। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अभी अपने यहाँ पर अगर यही चीज हम पंचायत में लगा दें, कहां पर लगा दें, पंचायत में। अब पंचायत में आपके पास क्या है, आपके एक बार चुनाव हुए, ठीक है, एक बार जो भी इलेक्टेड है उनका कुछ न कुछ डिसॉल्व कर दिया, अपने पंचायत को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो जो री इलेक्शन होंगे, जब यहाँ पर री इलेक्शन होंगे, तो जो नए मेंबर आएंगे या नई जो आपका पंचायत बनेगी, न्यू पंचायत जो बनने वाली है, वो केवल रिमेनिंग टाइम के लिए बनेगी। किसके लिए बनने वाली है, रिमेनिंग टाइम। न्यू पंचायत किसके लिए बनती है, इसका टेन्योर कितना होता है, तो जो भी आपका पीछे वाली उससे बच जाता है वो रिमेनिंग टाइम के लिए, क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि आपका, अगर मान लीजिए एक एक पंचायत का टेन्योर हो गया था 4.5 ईयर, कितना हो गया था, 4.5 ईयर, 4.5 साल से वो क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, ठीक है, या वो पंचायत चल रही थी 4.5 साल से। अब अचानक वो पंचायत को डिसॉल्व करने की वो आ गई सिचुएशन, आपने उसको डिसॉल्व कर दिया। तो इस समय क्या करते हैं, इस समय ध्यान देते हैं कि केवल 6 महीने के लिए इलेक्शन करवाना, देन फिर 6 महीने बाद इलेक्शन करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब 6 महीने, साल भर ऐसा टाइम पीरियड बचता है, तो फिर गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना बीच का रिजल्ट वो निकाल लेती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, अब जब री इलेक्शन करवाएंगे तो अपन पूरे 5 साल के लिए करवा देते हैं। अदरवाइज आपको आपके ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है, और आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये नहीं कि बताइए 4 साल हो गए, आपको कंडीशनल और केस
बेस्ड क्वेश्चन नहीं देंगे, केस स्टडी नहीं करवाएंगे आपसे, है ना। आपका जो फैक्ट है सीधा सीधा वो फैक्ट क्या है, आप इस फैक्ट को याद रखिए। इफ पंचायत इज सस्पेंडेड इट मस्ट बी री इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। पहली चीज कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो आपकी पंचायत को फिर से री इलेक्ट करना पड़ेगा, और उसका जो टेन्योर होगा या उसका जो टर्म होगा वो रिमेनिंग टर्म में आएगी, पूरे टर्म में वापस नहीं आएगी। बस ये इतनी सी बात आप याद रखिए, ठीक है ये बात, है ना। रिमेनिंग टर्म के लिए आती है, क्लियर। तो ये 2-4 फैक्ट थे जो आपको याद रखना थे। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे अगर अपन देखें तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो क्या है, तो वो है आपकी पंचायत से रिलेटेड और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। मतलब आपको इससे एक आध क्वेश्चन इस बार वापस मिलने वाला है। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज आपको याद रखना है। मैं आपको थोड़ा सा कंपेरेटिव भी बताते जाता हूं, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, जल्दी याद हो जाएंगी। देखिए आर्टिकल, मैंने आपको क्या बोला कि आर्टिकल आपका 243 जो है, 243 से लगाकर 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक आपकी पंचायत लिखी है, और 243 पी से लगाकर 243 कहां तक, 243 पी से 243 जेड जी तक जो है, ये आपका लिखा हुआ है आपके म्युनिसिपल या म्युनिसिपैलिटी के बारे में, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल इतने इतने रेंज आपको याद है, ठीक। अब आपके 243 से 243 ओ में जो लिखा है, ये जो आर्टिकल्स यहाँ लिखे इसमें और आपकी जो म्युनिसिपैलिटी है, उन दोनों में क्या है, दोनों में रिलेशन है। दोनों लगभग लगभग क्या चलते हैं, सेम चलते हैं, एक जैसे। तो एक बार अच्छे से याद कर लो, और दूसरा उसको सेम टू सेम आप बना सकते हैं अगर पेपर में आ जाए तो। आपको लिखना तो है नहीं इसको, है ना। आपको कन्वेंशनल पेपर तो देना नहीं, आपके सामने ऑप्शन होंगे। आइदर वो स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा बताइए आर्टिकल, या आर्टिकल दे देगा और बोलेगा बताइए इसकी क्या, ये किसका प्रोविजन करता है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है आर्टिकल 243, क्या लिखा है, एक सेकेंड, है ना, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं ताकि अपनी ये डबल अपन को मेहनत ना लगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपने पास पंचायत के आर्टिकल की बात करें तो पंचायत में जो आर्टिकल लिखा है 243, वो बात करता है डेफिनेशन की। किसकी बात करता है, सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें कि पंचायत किसको कहेंगे वगैरह। तो यही चीज जब आप म्युनिसिपैलिटी में देखोगे तो म्युनिसिपैलिटी में भी 243 पी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी पहले नंबर पे डेफिनेशन लिखी है, क्लियर। दोनों में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी है। अब उसके बाद अपने पास 243 ए में आता है ग्राम सभा। 243 ए में आपके पास ग्राम सभा है। ये जो आर्टिकल है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने आपको बोला था ना कि ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा का जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन बताई थी, ग्राम सभा जो होती है वो जो आपके वोट करते हैं, वो पीपल जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, सॉरी जो जनता होती है, पॉपुलेशन होती है जो वोट करती है, उनके ग्रुप को हम ग्राम सभा बोलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 243 ए में ग्राम सभा के बारे में लिखा है। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में लिखा है, पहला पॉइंट, ठीक। अब उसके बाद आपके पास 243 बी पर आइए आप। देखो आपने ये डेफिनेशन बोला तो उधर पी में डेफिनेशन लिखी है, 243 पी में डेफिनेशन लिखी है। यहाँ पे 243 ए है ना, तो वहां पे क्यों मत बोलिएगा, वहां पर क्यों नहीं आएगा, अभी देखते हैं वहां पर क्या आने वाला है। तो ये ग्राम सभा केवल आप पंचायत के लिए याद रखेंगे, तो इसको यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद देखिए 243 बी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 243 बी में आपके पास लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत का मतलब होता है पंचायत कैसे बनाई जाएगी। तो जरा ध्यान से देखते हैं, क्या क्यू में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी लिखा है, पी के बाद क्यू में, मैंने कहा था ग्राम पंचायत हटा दीजिए बीच में से, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला लिखा है आर्टिकल 243 सी। 243 सी में क्या लिखा है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ पंचायत लिखा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत लिखा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसे बनाना, गठन कैसे करना, कंपोजिशन मतलब उसकी संरचना। अगर आपको इसको कंफ्यूजन हो तो मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है गठन, ठीक, और इसका मतलब होता है संरचना। संरचना मतलब कितने मेंबर होंगे वगैरह वगैरह वाली बात है ना, कितने मेंबर होंगे, कितने उसके मेयर होंगे, या जो भी आपको बनाना है वो देखते हैं आप इसमें, ठीक।
तो कंपोजिशन ऑफ पंचायत, अब यही चीज अपन देखते हैं अपने पास 243 आर में, कॉन्स्टिट्यूशन के जस्ट बाद कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। सिमिलर दिख रहा है दोनों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। वैसा ही अपने पास यहाँ पर भी लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला लिखा हुआ रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मतलब जो आपकी ये जो पंचायत बना रहे हैं इसमें जो मेंबर्स की जो सीट है वो कितनी किसके लिए रिजर्व होगी। आपने देखा होगा जब पंचायत वगैरह के चुनाव जो होते हैं या जनपद के जो चुनाव होते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि इस साल जो ये सीट आ रही है इसकी आ रही है ना। तो क्या होता है, रिजर्वेशन मिला हुआ कि अगर आपकी एक सीट पे आपको अलग अलग लोगों को तो एक 5 साल आपने दे दिया, मान लीजिए कैटेगरी में किसी में, फिर ओबीसी को दे दिया, इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो वैसे ही अगर अपन देखें तो हमारे पास नेक्स्ट 243 टी में लिखा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। किसमें बात कर रहे हैं अपन, म्युनिसिपैलिटी में बात कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं, आपके पास लिखा है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। क्या लिखा है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है कि पंचायत का ड्यूरेशन कितना होता है, तो 5 ईयर का ड्यूरेशन होता है इनका। 5 ईयर्स के लिए आपकी पंचायत चुनी जाती है। वैसे ही अपन देख लेते हैं 243 यू में ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, जैसे ये वहां अपना पैसे पहले जैसे चल रहा था वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा है। ठीक, बस एक चीज यहाँ पर ऐड हुई, देखो जरा ध्यान से मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन, रिजर्वेशन, ड्यूरेशन, यहाँ पे ग्राम सभा जो ऊपर आ रही थी वो 2 आर्टिकल के बाद आएगी। तो ग्रीन वाले के बाद आपका एक आर्टिकल दूसरा नया आ रहा है यहाँ पर, वो देखिए क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स और कमिटीज। वार्ड वगैरह बनाए जाते हैं ना, वार्ड बनाए जाते हैं अपने यहाँ पे कि ये वार्ड कौन सा होगा, ये वार्ड कौन सा होगा, तो वार्ड बनाया गया 243 में। ऊपर दोनों, लास्ट में दोनों, और ऊपर ये बीच में एक आपके वार्ड के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 243 एफ में, एफ में क्या होता है, फेल। देखो और इसको याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मुझे बताइए किसमें लिखा है, डी में लिखा हुआ है। डी में लिखा हुआ है रिजर्वेशन ऑफ सीट। भाई साहब आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन कितनी कैटेगरी को, आपने यहाँ टोटल कैटेगरी कितनी है, 4 है। उन्हीं में रिजर्वेशन का गड़बड़ चलता रहता है। एक आपके पास यूआर है, एक आपके पास ओबीसी है, एक आपके पास एससी है, एक आपके पास एसटी है। क्लियर, तो ये 4 टाइप की आपके अलग अलग कैटेगरी होती है ना। कभी किसी को एससी को रिजर्वेशन मिल जाता है, कभी एसटी की सीट आ जाती है, कभी ओबीसी की, और बाकी की नहीं तो ओपन हो जाती है। तो रिजर्वेशन में ये डी लिखा है, डी का मतलब एबीसीडी 4 होता है। क्लियर, तो ये 4 मतलब आपकी 4 टाइप के रिजर्वेशन। ठीक है, वैसे टाइप 4 नहीं होते पर अब समझ जाइए कि अब आप मीनिंग समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखिए ई, ई का मतलब होता है 5। ई का मतलब क्या होता है, 4 के बाद आपका 5 आएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, क्या ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 ईयर का होता है, क्या ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 ईयर्स का होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो आप बोलेंगे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं ड्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास लिखा है एफ। एफ का मतलब होता है, यहां पर याद रखिए, फेल। एफ का मतलब आप क्या याद रखिए, फेल याद रखिए। फेल का मतलब होता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब फेलियर ऑफ मेंबरशिप। डिसक्वालिफिकेशन लिखा है, क्वालिफिकेशन नहीं लिखी है, डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। जो वो सदस्यता है उसका कैसे उसको हटाया, अयोग्यताएं क्या क्या होंगी उसकी, तो फेल मतलब एफ। ठीक है ये बात। अब उसके बाद नेक्स्ट आप आर्टिकल देखेंगे, सेम आपका, आप जब आर्टिकल देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप दिखेगा। क्लियर, डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप आपका म्युनिसिपैलिटी में भी नेक्स्ट आर्टिकल में दिख रहा है। अगला आर्टिकल आपके पास आता है 243 जी। जी से याद रखेंगे आप पार्ले जी। क्या याद रखेंगे यहाँ पर, पार्ले जी। आपको ये बात पता है कि पार्ले जी जो है, ये पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट है। कैसे बिस्किट है, ग्लूकोज बिस्किट है। इसको खाओगे तो आपको एनर्जी आएगी, तो एनर्जी आएगी तो पावर आएगी, पावर आएगी तो आपके पास अथॉरिटी, और आप रिस्पॉन्सिबली कोई काम कर पाएंगे। तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप याद रखना। पंचायत के जो बारे में लिखा हुआ है वो पार्ट जी, मतलब आपका आर्टिकल नंबर जी। क्लियर, पार्ले जी से याद रख लीजिए। वैसे ही जब आप म्युनिसिपैलिटी में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल STUVW आ जाएगा, जिसमें आपके पास पावर, अथॉरिटी एंड मेंबरशिप के रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी लिखा है। क्लियर है ये बात, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास क्या है देखिए, लिखा है 243H में। क्या है, 243H है आपके पास। 243H में आपके पास लिखा हुआ है कि आप अगर चाहें, या आपका जो पंचायत है वो क्या लगा सकती है, तो वो टैक्स लगा सकती है ना। वो क्या लगा सकती है, टैक्स, इम्पोज टैक्स बाय ऑल द फंड ऑफ द पंचायत। क्लियर, आप इसको सिंपल सा इतना याद रखिए कि एच में लिखा है टैक्स लगाया जा सकता है ना। आप अगर टैक्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, टैक्स,
तो आपके सर पे बहुत हेवी लोड आ जाएगा। अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो आपके सर पे क्या आ जाएगा, एच। एच मतलब हेवी लोड, है ना, मतलब आपके पैसे पैसे वगैरह देना पड़ेंगे तो आपके सर पे क्या आ जाएगा, बहुत लोड आ जाएगा, हेवी वाला। क्लियर। या हाई एक्सपेंसेस, टैक्स देना होगा तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, हाई एक्सपेंसेस, हाई टैक्सेस भी याद रख सकते हैं, हाई टैक्स ऐसे याद रखो ना, तो आपका एच से क्या हो जाएगा, टैक्स टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है तो सिंपली याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास सेम चीज आपको मिलेगी म्युनिसिपैलिटी में। कहाँ मिलेगी, हाँ भैया, ये रहा, है ना, लिखा है पावर टू इम्पोज टैक्स बाय फंड एंड सॉरी बाय एंड फंड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। क्लियर। नेक्स्ट अपन अगर आर्टिकल देखें, हमारे पास है 243 आई। कौन सा आर्टिकल है अपने पास, 243 आई आर्टिकल है। अब इस 243 आई में आप देखें, आपके पास लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। पंचायत के लिए, किसके लिए, पंचायत के लिए। ये जो आर्टिकल रिलेटेड है ये है पंचायत से रिलेटेड। अब यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आपके पास आई जो है, आई का मतलब होता है, आई का मतलब होता है आपका इनकम। आई का मतलब क्या होता है, इनकम होता है, ठीक। तो आई से आप याद रखिए इनकम, और इनकम से आप देख लेंगे कि आपका यहाँ पर किसकी बात की गई है, फाइनेंस कमीशन की। इनकम से रिलेटेड किसकी बात है, फाइनेंस कमीशन। क्लियर, याद रहेगा। तो अगर आप ये 243 आई देखते हैं, सेम अगर आप देखेंगे आपका कहां पर, म्युनिसिपैलिटी में, तो इसके नेक्स्ट आर्टिकल में पावर टू इम्पोज टैक्स में आपके पास अगला फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड लिखा है। किससे लिखा है, फाइनेंस कमीशन। ठीक है ये बात, है ना, फाइनेंस कमीशन। आगे बढ़े, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन, अगला है अपने पास 243 जे। अब ये जे जो लिखा है ना, इसको आप जे को याद रखेंगे जांच। क्या याद रखेंगे, जे मतलब जांच, जे मतलब आपका जांच। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर दिखेगा कि जे का मतलब लिखा हुआ है आपका ऑडिट करना। क्या करना, ऑडिट करना। तो जो आपकी पंचायत के ऑडिट होते हैं, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत जो होते हैं वो जे में लिखे। जे का मतलब आप सिंपली याद रखेंगे जांच करना। क्लियर। क्या हम देखें म्युनिसिपैलिटी में भी ऐसा ही लिखा है, तो फाइनेंस कमीशन के बाद लिखा हुआ है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। क्लियर यहां तक बात। चलिए उसके बाद आता है आपका आई। आई मतलब फाइनेंस कमीशन, आई मतलब फाइनेंस कमीशन, जे मतलब जांच, और के मतलब इलेक्शन। ठीक, के मतलब आप यहाँ पे क्या याद रखने वाले हैं, के मतलब आप याद रखेंगे इलेक्शन। ठीक, चलिए देखिए, के का मतलब आपको इलेक्शन याद रखना, इलेक्शन टू दी पंचायत याद रखना पड़ेगा। के वैसे ही सिमिलर अगर आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी में भी आपका जेड के बाद जेड आएगा, कल बताया था आपको, तो इलेक्शन टू दी म्युनिसिपैलिटी। अगला आपका क्या लिखा है, इलेक्शन टू दी म्युनिसिपैलिटी। तो जितना आपने अभी पढ़ा है उसमें केवल एक जगह आपका क्या आया है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हुआ है, और वो भी आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। आर्टिकल आपका पंचायत में जो दूसरे नंबर पर आर्टिकल लिखा है वो आपका म्युनिसिपैलिटी में दूसरा आर्टिकल नहीं है, जो कि आपको ग्राम सभा के बारे में बोलता है। और जो आपका आर्टिकल, तीन आर्टिकल जब शुरू हो जाएंगे म्युनिसिपैलिटी का, तो उसका एक वार्ड बनाने वाला आर्टिकल अलग से बताया गया है वहां पर म्युनिसिपैलिटी में, जो कि आपका यहाँ पर नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई, मुझे एक बार आप रिप्लाई करिए। ये आर्टिकल्स जो बता रहा हूँ, वैसे तो आप अगर नॉर्मली याद करने जाएंगे तो याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ऊपर से कंफ्यूजन अलग। और लास्ट में जब आपके पास 5-7 सब्जेक्ट बचेंगे, मतलब आपके पास 3 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल वाले और 10 सब्जेक्ट आप मान लीजिए टेक्निकल के, तो आप पेपर के टाइम पे इतना सब रिवाइज नहीं कर सकते हैं। जितना आपको पिछली बार जो आर्टिकल्स बताए हैं वो आर्टिकल प्लस अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो वाले आर्टिकल, इन सब को आप जैसी ट्रिक आप बना सकते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसी याद रखें, जरूरी नहीं है। आप अगर अपनी ट्रिक बना पा रहे हैं आप अपनी बनाइए, अपनी बनाकर इसको सबको याद रखिए, है ना। ठीक है, यहां तक बात, बोलिए। 6-7 लोग लाइव हैं और रिप्लाई केवल पीयूष जी का आया है अभी। आर्टिकल समझ में आ रहे हैं कि केवल मैं अकेला ही बोलते जा रहा हूं, यार मेरे को रिवीजन नहीं करना है, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं, ये मुझे पता है। प्रेम प्रकाश जी को कुछ को समझ में आया, तो आप मुझे ये बता दो क्या समझ में नहीं आया। आरती जी ठीक है। पीपी जी ये याद रखना पड़ेंगे, ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगी आपको। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अरे तो आप मैं यही तो बोल रहा हूँ यार, पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं ना, आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसीलिए तो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है चलिए, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, है ना। एक काम करिए, एक बार थोड़ा सा और इनको रिकॉल करवा देता हूँ मैं आपको। जैसे आपके आर्टिकल नंबर अगर आप 243 से स्टार्ट होता है, कल आपको बताया था आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है, 243
खुद 243 नंबर का आर्टिकल, चलिएगा 243 नंबर का आर्टिकल भी है अपने पास, है ना। कहां से स्टार्ट होता है, तो आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है। अब 243 के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 9, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 9 जो है, ये क्या था, डिलीटेड था, ठीक है। आपको 1992 में आपने जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, कौन सा वाला, 73rd वाला, एंड आपके पास 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इन दोनों एक्ट के थ्रू आपने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों एक्ट के थ्रू आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना था। कौन सा अमेंडमेंट, वही जो आप प्रोसीजर बनाए थे, जो आपने अभी जो पूरा प्लान तैयार किया था, वो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना था। अब पार्ट नंबर 9 क्या दिख रहा था आपको, यहाँ पर खाली दिख रहा था। पार्ट नंबर 9 जो था, इस पार्ट नंबर 9 की स्टोरी समझिए कि ये जो 9 था ना, इसके अंदर आर्टिकल जो था, इसके अंदर जो आर्टिकल था वो था केवल 243, ओनली 243, क्लियर। अब आपके पास पार्ट खाली रखा हुआ है और आपको कुछ ऐड भी करना है, और आपके पास एक ही आर्टिकल खाली है, तो आप क्या करोगे, एक तो पहली बात, नया पार्ट तो बनाओगे नहीं कि 22 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, एक काम करो, एक और ऐड कर दो, 23rd पार्ट बना दो, ये अच्छी बात नहीं है। बीच में खाली रखा है, पहले उसको यूज करिए, ठीक। तो आपने जब 240 ये 9th नंबर के आर्टिकल पार्ट में आपने जब ऐड किया, क्या ऐड किया, 73rd, तो आपने इसका नाम दिया पंचायत, क्या नाम दिया, पंचायत, ठीक। और जब आपने 243 इस 9 में ही आपने एक और आर्टिकल ऐड किया या आपने नया संशोधन किया, उसको आपने नाम दिया पार्ट 9A, इसको आपने 9A दिया, क्यों, क्योंकि 9 तो कवर हो गया था ना, किससे, पंचायत आ चुकी थी उसमें, तो आपने इसका नाम दिया 9A, किसका नाम, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, क्लियर। अब पंचायत का जो आर्टिकल आया यहाँ पर, पंचायत के जो आर्टिकल थे वो टोटल हमारे पास 16 आर्टिकल थे, मतलब हमने अलग अलग बातें 16 आर्टिकल में लिखी हुई थी। अब इन सबको जब हमको ऐड करना है इन ओनली पार्ट नंबर 9, ये आपका कौन सा था, पार्ट 9 था, इस पार्ट 9 में ऐड करना, जिसके पास अकेले के पास आर्टिकल अकेला 243 है, तो हमें क्या करना पड़ा, हमने किया 243, दूसरा 243A, तीसरा 243B, इस तरीके से करते करते हम कहां तक पहुंचे, इस तरीके से करते हुए हम लोग पहुंचे 243O तक। तो ए से ओ तक जाते हैं तो 15 नंबर आते हैं, मतलब 15 अल्फाबेट्स हैं, तो 15 अल्फाबेट ये हो गए, एक खुद अपने आप में 243 भी था, तो ये 243 को मिलाते हुए 16 आर्टिकल अपने पास बने, क्लियर। तो हम ये 16 आर्टिकल की जो बात कर रहे हैं उन्हीं को तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये अपने 16 आर्टिकल पूरे, है ना। कहां तक जाएंगे हम पहुंचेंगे ओ तक। यार इसमें ओ नहीं लिया हुआ है, एन ओ है ये, है ना। हमने कहा हम कहां तक पहुंचने वाले हैं, ओ तक जाएंगे, क्लियर, ओ है, एन तो ऊपर ही हो गया, ठीक है। तो ये 16 आर्टिकल को आपको याद रखना। अब क्या हुआ, आपका सेम कंडीशन हुई म्युनिसिपैलिटी के साथ, किसके साथ हुई, म्युनिसिपैलिटी। अब म्युनिसिपैलिटी में क्या था, आपने पार्ट नंबर 9, आपका पार्ट नंबर 9 में आपने 9A ऐड किया था और इसमें आपने लिखा म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। ये म्युनिसिपैलिटी जो आप लिखे हैं, इसके अंदर आपने आर्टिकल, आपको इसमें भी क्या लिखना था, आपको आर्टिकल्स लिखना थे। आपने जब म्युनिसिपैलिटीज बनाई तो यहाँ पर आपने 18 आर्टिकल्स किए, कितने, 18 आर्टिकल, ठीक। अब इन 18 आर्टिकल को कैसे लिखा जाता, तो आपके पास 243 ओ तक तो हो चुका था, ये आपका पंचायत में जा चुका था, तो नेक्स्ट ओ के बाद कौन आता, पी आता, तो LMNOP ना, 243 पी से लगाकर आपने स्टार्ट किया, पी के बाद क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, यहां तक पहुंच गए। अब आपके अल्फाबेट्स पूरे खत्म हो गए। अब आप क्या करते हैं, जब भी कभी ऐसा होता है अल्फाबेट हो जाते हैं, देन आपका नेक्स्ट आर्टिकल होता है ZA, देन आपका ZB, देन आपका ZC, ZD, इस तरीके से चलता है, ABCD चलने लगती है उसके पीछे, क्लियर है ये बात। तो आपके पास टोटल आपने यहां से मिलाकर 18 आर्टिकल फिर से ऐड कर दिए, इसलिए ये आर्टिकल ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अभी करवा रहा हूँ, पहले करवाऊंगा फिर आखिरी में भी करवाऊंगा, क्योंकि आर्टिकल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गौरव जी करवा रहा हूँ अभी, है ना। मैं खुद एक, आप देखो अभी आपको पहली बार बता रहा हूँ, जब आप वापस ये फाइल देखोगे और पूरा एक साथ देखोगे ना, जब फिर आप कभी रिवाइज करोगे ना, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, पहली बार में मेरे को जीरो पता है, बिल्कुल कुछ पता नहीं है। अब मैं कुछ पढ़ा हूं तो हो सकता है मेरे को 20% गेन हुआ हो पहली बार में, अभी ये मेरे समझाने की वजह से हो रहा है, फिर आप खुद पढ़ोगे तो आप इसको 80% तक लेके चले जाओगे, और एक दो रिवीजन कर लेना, ये आपको 100% याद हो जाएंगे, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर। तो ये 18 आर्टिकल हो गए पूरे, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया 18 आर्टिकल, ये आपका पार्ट नंबर 9 हो गया, 9A हो गया, बस ये म्युनिसिपैलिटी। अब हमारे यहाँ पर क्या था, एक पंचायत बनाई अपन ने, मतलब आपका एक आपने रूरल
एक आपने लिया किसपे, रूरल एरिया में, ठीक, और एक आपने लिया अर्बन में, ठीक। एक रूरल और एक अर्बन जब हुआ तो रूरल मतलब ग्रामीण वाला क्षेत्र, और ये आपका कौन सा वाला क्षेत्र हो गया, शहरी वाला क्षेत्र। यहाँ पे भी आपके पास 3 टायर सिस्टम, यहाँ पर भी आपके पास 3 टायर सिस्टम। यहाँ पे सब जगह आगे क्या लगा हुआ है, नगर 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 लगा हुआ है। यहाँ पे सभी जगहों में पंचायत आपको दिखेगा, यहाँ पे भी मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा है, अब आपके पास यहाँ पर भी 3 टायर सिस्टम है, यहाँ पर भी 3 टायर सिस्टम है, तो दोनों के कुछ ना कुछ प्रोविजन करना पड़ेंगे हमको, दोनों के कुछ ना कुछ प्रोविजन करना पड़ेंगे। अब हमने जो आर्टिकल बनाए थे, इधर 16 आर्टिकल है, इधर 18 आर्टिकल है, तो हमने क्या कर रखा, हमने सिमिलैरिटी रखी कि ताकि आप इसको अगर याद कर जाएं तो आपको इधर वाले भी याद हो जाए। बस कैसे कवर अप करोगे, कैसे करोगे आप, आपके पास एक तरफ 243 है, तो दूसरा स्टार्ट होता है 243 पी से। अगर आपका पंचायत में आपके पास 243 से स्टार्ट हो रहा है तो म्युनिसिपैलिटी में स्टार्ट होता है 243 पी से। यहाँ पर 243 फिर आएगा ए, तो यहाँ पर पी के बाद एलिमेंट क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पर अगर आएगा तो क्यू आर, देन आपका एस, देन आपका टी, देन यू, ये आ जाएगा आपका बी, ये आ जाएगा आपका सी, ये आ जाएगा आपका डी, ये आ जाएगा आपका ई। क्लियर। अब क्या होगा, केवल मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 243 ए जो है ये, और इधर 243 एस जो है ये, इन दोनों में ये दोनों अलग जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये वाला इससे मैच कर जाएगा, ये वाला इससे मैच कर जाएगा, देन ये चलने लग जाएंगे साथ में। देख लीजिए, है ना। 243 ए में लिखा हुआ है ग्राम सभा के बारे में, और 243 एस में लिखा हुआ है हमारे वार्ड्स के बारे में, ठीक है। देखें जरा, देखो 243 एस में लिखा है ये वार्ड के बारे में, ठीक है, अलग से एक। और वहीं पर अगर अपन अपना देखें 243 ए में लिखा हुआ ग्राम सभा के बारे में। इसलिए मैं कह रहा हूं केवल ये दो आर्टिकल अगर आप मिसमैच हो रहे हैं जो आप याद रख पाते हैं, 243 और 243 एस, ये दोनों अलग अलग है। बाकी तो पूरी सीक्वेंस जो है, ई के बाद यहाँ पे आप एफ लिखोगे तो इधर आपका यू के बाद ई आ जाएगा, यहाँ पे आप एफ जी लिखोगे तो यहाँ पे यू के ई डब्ल्यू आ जाएगा, समझ गए। ये सब सिमिलर चलेगी। एक तरफ देख लीजिए, एक वाला याद रख लीजिए तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्रेम प्रकाश जी, है ना। चलिए देखिए, तो अगर अपन बात करें हमारे पंचायत के आर्टिकल की, अब आपको समझ में आ गई ना, पंचायत के जो आर्टिकल है सिमिलर आप उठा के किधर रख दोगे, म्युनिसिपैलिटी में। तो एक वाले याद कर लीजिए, पंचायत वाले याद कर लीजिए, म्युनिसिपैलिटी वाले याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पंचायत में पहले नंबर पे लिखा डेफिनेशन, उधर भी लिखा डेफिनेशन। यहाँ पर 243 ए में लिखा है ग्राम सभा, ये ग्राम सभा, तो वहां पर ग्राम सभा का प्रोविजन नहीं है, ये पंचायत के लिए होती है ग्राम सभा, है ना, ये शहरों में नहीं होती है। तो आप इसको ग्राम सभा याद रखो। देन उसके बाद आपके दो आर्टिकल मतलब बी और सी में, बी में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, और सी में लिखा है कंपोजिशन ऑफ पंचायत। मैंने ऊपर लिखा है, एक को बोलते हैं गठन करना, और एक में लिखा है उसकी संरचना। संरचना मीनिंग की कितने मेंबर्स होंगे, कितने पॉपुलेशन पर हमको वो ग्राम पंचायत या आपकी जनपद पंचायत का गठन करना, ये लिखा हुआ है आपके पास 243 सी में। देन उसके बाद वहां पर क्या होगा, ये चलते जाएंगे, पी क्यू आर हो जाएगा, और एस में वहां पर आ जाएंगे वार्ड के बारे में। फिर वहां का जो टी होगा वो हमारे यहाँ के डी से मिल जाएगा। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब चार, डी का मतलब चार, मतलब आपके पास जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, आपके पास चार कैटेगरी है अलग अलग। तो चार कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए लड़ते हैं, पर हमेशा जब भी होता है रिजर्वेशन की बात करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का याद रख लो, है ना। ये नहीं है कि किसी को बोला जा रहा है रिजर्वेशन, केवल अपने याद रखने के लिए ही, केवल ट्रिक है, ठीक है। देन उसके बाद आता है ई, ई का मतलब होता है 5, ई का मतलब अगर 5 है तो 5 क्या है भाई, हमारे यहाँ 5 साल का तो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है। तो वही तो लिखा हुआ यहाँ पे टेन्योर, देखिए ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 साल के होगी, ड्यूरेशन कितना होगा, 5 साल का होगा। देन उसके बाद आता है एफ, एफ का मतलब फेल हो गए, फेल मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास जी, जी का मतलब पार्ले जी याद रखो, पार्ले जी होगा, खाओगे तो आपको पावर मिलेगी, पावर मिलेगी तो आपके पास अथॉरिटी भी आ जाएगी, और अथॉरिटी आएगी तो आप रिस्पॉन्सिबली काम भी करेंगे, तो आपके पास जी हो गया। देन एच आता है, एच आएगा तो क्या हो जाएगा, एच मतलब बहुत हाई टैक्सेस हैं, तो आप याद रख लेना एच क्या होगा, एच होगा आपका हाई टैक्स के लिए, है ना, कि जो पावर ऑफ पंचायत जो होती है टैक्स इंपोज कर सकती है। क्या लिखा है, पावर टू इंपोज टैक्सेस, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं जी के, एच के बाद आई आएगा, आई मतलब इनकम, इनकम मतलब फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट का फाइनेंस कमीशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, और किसके लिए, तो वो अपने रिव्यू करने के लिए जो हमारी पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो यार, अगर आपके पास 4 आर्टिकल लिख के दे दूं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता हूं कि द प्रोविजन फॉर
प्रोविजन फॉर फाइनेंस कमीशन इन दी पंचायत। ठीक, अब ये फाइनेंस कमीशन देख के समझ में आ रहा है, इसको आप क्या याद रखें, इनकम, है ना। और नीचे आपके आर्टिकल कैसे मिलेंगे, 243 जी, 243 टी, 243 आई, नन ऑफ दी अबव। अब ये चार आर्टिकल में आप खुद सोच लो, फाइनेंस किससे रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड है, तो इनकम मतलब क्या, आई, इनकम मतलब आई, तो इसका आंसर क्या, आई करेक्ट हो जाएगा। ऐसे याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कुछ आप रटो, कुछ आप अभी याद रखो, कुछ आप रिवीजन में याद हो जाएगा, और जितना याद होगा वो आप जब फाइनल पेपर देने बैठेंगे तो वहां आपको ऑटोमेटिक क्लिक करता है, ऑटोमेटिक क्लिक करता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, सब ध्यान आने लगता है। अगर आपने कोई ट्रिक बनाई हुई है, आपने कुछ चीजें अगर ट्रिक से पढ़ी हुई है या ऐसा आपने उसका रिवीजन किया है तो आपको याद आ जाएगी। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं, हमारे पास हमने आई तक देखा था, आई का मतलब होता है इनकम, उसके बाद आता जे, आई जे, जे मतलब जांच, जांच कौन करते हैं, मतलब ऑडिट वगैरह करना, तो ऑडिट के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात एक और मैं आपको यहां पर बता दूं, देखो जरा ध्यान से, आपने आई का मतलब फाइनेंस बता दिया, जे का मतलब ऑडिट बता दिया, है ना। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपके जितने आर्टिकल अभी पढ़े उसमें क्या बार बार फाइनेंस कमीशन आ रहा है क्या, या फाइनेंस वर्ड बार बार आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो फाइनेंस वर्ड जब एक बार आया तो आपकी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी तो एक बार फाइनेंस मिलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि फाइनेंस से रिलेटेड आपने 5-7 आर्टिकल पढ़ लिए, इन 16 में से 7 आर्टिकल फाइनेंस के ऊपर थे, तो आपको वो स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा। बड़ा आसान है, केवल इसमें से फाइनेंस वर्ड उठाओ, फाइनेंस का मतलब इनकम, इनकम मतलब आई, खत्म गेम। टैक्स पावर हाई टैक्स से एच खत्म हो जाएगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि चीजें इजी है, ठीक है। अब मानता हूं मैं आपकी बात, मैंने आपको कल इसका एग्जांपल भी दिया था पहली बार पढ़ने का, कि मैंने भी जो पढ़ा था मेरी भी हालत खराब थी पूरी तरीके से, और मेरी तो कितनी हालत खराब थी ये कल के वीडियो में आपको क्लियर पता चल गया होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, बन जाएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं। अब हम कहां तक पहुंचे थे, जे मतलब जांच, और के मतलब आपका क्या होता है, तो इलेक्शन होता है, के मतलब इलेक्शन कमीशन। अब ये इलेक्शंस लिखा है ना, यहाँ पर आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन भी लिख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन। चलिए अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन, ठीक, सुनिए हुआ क्या था, हुआ ये था कि इंडिया में, है ना, इंडिया में 1950 का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 1950 में अपना क्या रेडी हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो इसमें हमारे यहाँ पर एक हमने इलेक्शन कमीशन की बात की, किसकी बात की, इलेक्शन कमीशन, ठीक। इलेक्शन कमीशन बनाया, और इस इलेक्शन कमीशन को हमने फंक्शन दिया कि आप भारत में इलेक्शन करवाने का काम करेंगे, है ना। इनका फंक्शन क्या था, इलेक्शन करवाने का। अब उस समय जब 1950 की अगर अपन बात करें, किन किन के इलेक्शन होते थे, तो एक इलेक्शन होता था प्रेसिडेंट का, है ना, एक होते थे वाइस प्रेसिडेंट का, फिर किनका होता था, तो फिर उसके बाद लोकसभा का, राज्यसभा के इलेक्शन, भले डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इलेक्शन तो इलेक्शन है। देन उसके बाद आपके पास विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितने स्टेट है उनकी असेंबली जो है वहां की, फिर आपके पास विधान परिषद, अपने मध्य प्रदेश में नहीं है तो क्या हो गया, 6-7 स्टेट में तो पहले भी थी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतने सारे इलेक्शन जो हैं, इन सब का कार्यभार जो था, इन सबको इन सबके इलेक्शन करवाता था इलेक्शन कमीशन, ठीक। अब क्या हुआ, अब हमने 1992 में अपने यहाँ पर पंचायत लेकर आ गए। पंचायत जब लेकर आए तो आप खुद सोचिए कि कल मैंने आपको क्या बताया था कि मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है, मध्य प्रदेश की जो ग्राम पंचायत है वो 23922, इतनी ग्राम पंचायत है आपके पास, है ना। 23,922 पंचायत है, ग्राम पंचायत। उसके बाद आपके पास जनपद पंचायत अलग 313, जिला पंचायत आपके पास 53, ये तो पंचायत की बात हुई। देन आप देखोगे आपके पास नगर निगम 264, फिर उसके बाद आपके पास नगर पालिका 98, फिर आपके पास म्यूनिसिपैलिटी 16, केवल मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश से बड़ा स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, गुजरात बोलते हैं, महाराष्ट्र आपका, यूपी, बिहार, है ना, इनकी राजस्थान, इनकी पॉपुलेशन भी मध्य, राजस्थान की छोड़ दो, महाराष्ट्र, बिहार और आपका यूपी, पॉपुलेशन में आपके कर्नाटक आपके आसपास भटक रहे हैं, बिल्कुल, मतलब उनकी भी कंडीशन ऐसी रही होगी। तो इतने सारे फंक्शंस जो हैं, ये सारे फंक्शन जो हैं, ये हमारा जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन है ना, ये पॉसिबल नहीं था कि ये कर पाए। तो हमने क्या किया, हमने अपना जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया ना, तो इसमें एक चीज और ऐड कर दी कि अपने यहाँ पर अब अपने इंडिया में जो ये जो इलेक्शन होंगे ना,
पंचायत के जो इलेक्शन होंगे उसके लिए एक नई बॉडी बना दी जाए और वो कहलाई आपकी इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन फॉर पंचायत, और वो लिखा है 243 ओ में, सॉरी के में, 243 के में लिखा है। 243 के समझ में आ गया। सिमिलर चीज आपको मिलने वाली है जो आपका इलेक्शन वाला है वो लिखा है 243 जेड ए में। कहां पर लिखा है? 243 जेड ए में। अब यहां पर नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास है लिखा हुआ है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी। क्या लिखा है? एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी। मतलब आपका जो ये पंचायत वगैरह का सिस्टम है इसका यूनियन टेरिटरी में आप किस तरीके से इसको अप्लाई करोगे या कैसे बनाओगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी हो गया। अब आपका यही चीज मैं आपको म्युनिसिपैलिटी में बताता हूं। देखिए लिखा हुआ है 243 ZB में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, ठीक। नेक्स्ट आपके पास लिखा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या है भाई, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट वाला भी आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता देता हूं यहाँ पे आपको कौन सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये भी याद नहीं रखना है। पार्ट नॉट टू अप्लाई ये वाला भी याद नहीं रखेंगे। एग्जिस्टिंग लॉ इन पंचायत ये भी याद नहीं रखना और ये भी याद नहीं रखना, ठीक है। कुछ याद नहीं रखना। अगर आप यही चीज यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ZC पार्ट नॉट टू अप्लाई, कमिटी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, कमिटी फॉर ये मेट्रोपॉलिटन एग्जिस्टिंग लॉ वगैरह कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। ये बार टू कुछ भी याद मत रखो। जितने अभी आर्टिकल पढ़ाए वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल के तक चले जाइए, है ना, के तक चले जाइए और उनके बाद सब छोड़ दीजिए। के तक आप याद रख लीजिएगा, LMN वगैरह कुछ भी नहीं याद रखना, ठीक। बोलिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं इसको एक बार रिवाइज करवा दूं, तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। 1 मिनट इसके लिए, इस पेज के लिए, और 1 मिनट अगले पेज के लिए। आप एक बार पढ़ लीजिए और जब मैं आपको बोलूं वापस तो आप इसको रिकॉल करिएगा और आप अपना ये देखते जाइए कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर भी कैसे कैसे आया। एक बार देख लो आप फटाफट, ठीक है। अब ये वाला पेज देखिए। ABCD लाइन से चलने दीजिए बस, और केवल के तक आएंगे, उसके बाद का आपको नहीं ध्यान रखना है। पढ़ पाए, याद रख पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, पढ़ लिया। देखो अब आप केवल मेरे साथ रिकॉल करना, है ना। आपके पास आर्टिकल 243 में क्या लिखा है? 243 में डेफिनेशन लिखी, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है डेफिनेशन लिखी हुई है। 243A में सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में लिखा है। 243B की अगर अपन बात करें तो अब अपन को क्या पढ़ना है? पंचायत पढ़ना। तो पहले पंचायत बनाओ, मतलब आपने वहां पर गठन के बारे में लिखा है। देन उसके बाद आपने गठन कर दिया, अब उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे, है ना, उसमें ये भी ध्यान रखना है कौन कौन मेंबर होंगे। तो 243C जो है उसमें लिखा है अबाउट कंपोजिशन ऑफ पंचायत। कंपोजिशन है ना, कौन कौन मेंबर, संरचना बोलते हैं इसको। देन उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 243D। 243D जो आएगा, डी का मतलब है 4, और डी का मतलब 4 मतलब आपके पास 4 कैटेगरी होती है अलग अलग। तो 4 कैटेगरियों में तो रिजर्वेशन का ज्यादा मुद्दा चलता है, तो रिजर्वेशन इन पंचायत अपन ने लिखा 243D में। उसके बाद आता है ई का मतलब होता है 5। 5 मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका 5 साल का टेन्योर की बात कर रहा है, मतलब वो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत बोल रहा है। फिर आता है आपका एफ, ई हो गया ना, ई के बाद एफ आता है। एफ मतलब आप यहाँ से फेल याद रखना, मतलब जो मेंबरशिप है उसका डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। उसके बाद आता है आपके पास जी। जी का मतलब होता है पार्ले जी। जी का मतलब है पार्ले जी, और पावर, पार्ले जी खाने से आपको पावर मिलेगी क्योंकि ग्लूकोज बिस्किट है, और उसके साथ में आपको अथॉरिटी मिल जाती है, और अथॉरिटी मिलती है तो आप रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ठीक है। देन आपके पास आता है एच। एच का मतलब है टैक्स लगाए, बहुत ज्यादा टैक्स लगाए, एच हाई टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद एच के बाद आई आता है। टैक्स लगाए तो इनकम पे टैक्स देते हो। आई, आई मतलब इनकम, मतलब फाइनेंस कमीशन बनाना या फाइनेंस कमीशन रिव्यू करने के लिए बनाना, एक ही बात है, पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन। उसके बाद आता है जे। जे का मतलब होता है जांच। जे का मतलब जांच, मतलब ऑडिट करना, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। उसके बाद आता है आपके पास के। के मतलब आपका इलेक्शन कमीशन बनाना या इलेक्शन ऑफ पंचायत, दोनों बातें। इलेक्शन कमीशन होगा तो आपके वो बनेगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये जो 4 बचे, मैं बता देता हूँ इनका मीनिंग क्या है, बट अदरवाइज आप इतना याद रखना। एल का मतलब होता है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी में कैसे लागू होंगे। फिर लिखा है पार्ट नॉट टू अप्लाइड इन सर्टेन एरिया, टू सर्टेन एरिया। कुछ ऐसे क्षेत्र भी रखे गए हैं जहां पर ये वाला भाग या ये वाले आर्टिकल्स या ये वाले प्रोविजन लागू नहीं होंगे, है ना। कुछ भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये लागू नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ इन पंचायत, मतलब जो अभी लॉ है वो बने रहेंगे और पंचायत चलती रहेगी, ऐसा लिखा है कंटिन्यूएंस, कोई मतलब नहीं। फिर लिखा बार टू इंटरफियर बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स।
मतलब इन पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये कोई फालतू की बात लिखी है नीचे, कोई मतलब नहीं है। और सिमिलर ये जितने आपके पास आर्टिकल लिखे हैं एक बार आप इनको देख लीजिएगा, ये आपका म्युनिसिपैलिटीज लिखी है, क्लियर है क्या? ये म्युनिसिपैलिटी लिखी है, आपको आप इनको भी एक बार देख लेना। मैंने अभी आपको जो बताया था वो पीपीटी से जो तैयार करके लाया था वो बता दिया था उससे। अब आप इसको देखेंगे तो आप इससे पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये म्युनिसिपैलिटी के बारे में हो गया। ये आर्टिकल आपके जेड जी तक जाता है, ये जेड जी, ठीक है ना? ठीक है। और बस ये इतना याद रख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी अपन कल पढ़ेंगे आगे। कल की आपकी एक फाइल जो है, कल की आपको जो फाइल नहीं मिली उसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि वो फाइल करप्ट हो गई, है ना? वो फाइल को मैं थोड़ा जल्दी में था, क्लास थी मेरी तो जाना था मुझे, मैंने फाइल को सेव करने को बोला, फाइल सेव हो नहीं पाई, फाइल हो गई करप्ट। तो वो पीपीटी जो बनी हुई थी कल की, जो पीडीएफ बनती है अपन जो फाइल अपलोड करते हैं, वो कल वाली अवेलेबल नहीं है। अब मैं कोई तरीका निकालता हूँ उसका कि वो कैसे आपके पास आई, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं करती है। नहीं तो अपन पूरी फाइल होती वहां से स्क्रीनशॉट ले लेते, अपने पास तैयार रहती है वो फाइल, लेकिन वो अलाउ नहीं करती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कोई तरीके से आपकी वो फाइल आ जाए। ठीक, चलिए तो आप इसको पढ़िएगा पूरा एक बार, और बाकी अपन कल बात करते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।